जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक चौधरी ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संविधान के ऊपर चर्चा करेंगे। संविधान में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे द्वारा बनाए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किया गया। किस व्यक्ति के द्वारा सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किया गया? तो उसका सही उत्तर है सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन एक ब्रिटिश नागरिक थे और सर हेनरी मैन के द्वारा ही सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरे प्रश्न की बात की जाए तो दूसरा प्रश्न है, दस्तक या पास 1717 में नामक घोषणा पत्र पारित किया गया। दस्तक या पास एक ऐसा घोषणा पत्र था जिसके माध्यम से मुगल शासक था जिसके द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। तो दस्तक पास या 1717 का नामक घोषणा पत्र पारित किया गया अकबर के द्वारा, बहादुर शाह जफर सेकंड के द्वारा, फर्रुखशियर के द्वारा या जहांगीर के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है फर्रुखशियर। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखशियर के द्वारा सर्वप्रथम दस्तक या पास नामक घोषणा पत्र पारित किया गया या घोषणा की गई। बहादुर शाह जफर सेकंड की बात की जाए तो भारत में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर सेकंड था। 1857 की क्रांति के समय भारत का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए तो किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश शासन के नियंत्रण की शुरुआत मानी जाती है? ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश शासन के नियंत्रण की शुरुआत मानी जाती है? ऑप्शन है आपके सामने, 1947 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान ही ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश ताज का नियंत्रण स्थापित होना प्रारंभ हो गया था और भारत में पहला जो एक्ट पारित होता है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही पारित होता है। प्रश्न नंबर 4 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 4, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? ऑप्शन है आपके सामने, वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही जो जवाब है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। अगर बंगाल के गवर्नर की बात की जाए तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया, जबकि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। प्रश्न नंबर 5 की बात की जाए तो भारत में पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत मानी जाती है। भारत में पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन है आपके सामने, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। भारत में पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत होती है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पारित होता है। अगले प्रश्न की बात की जाए, किस एक्ट के तहत ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई? ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके तहत भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई? ऑप्शन है आपके सामने, 1793 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट,
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। ईसाई जो धर्म प्रचारक थे उनको धर्म प्रचार की अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट के दौरान दी गई। इस 1813 के चार्टर एक्ट के दौरान ही भारत में पहली बार प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। मुख्य रूप से बात की जाए तो भारत में 4 चार्टर एक्ट पारित हुए हैं। पहला चार्टर एक्ट 1793 में, दूसरा चार्टर एक्ट 1813 में, तीसरा चार्टर एक्ट 1833 में और चौथा चार्टर एक्ट है वो 1854 में। भारतीय इतिहास में 4 प्रकार के या 4 बार चार्टर एक्ट पारित हुए हैं। प्रति 20 वर्ष के बाद में इन चार्टर एक्टों का प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न की बात की जाए, किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में आ गया? किस एक्ट के तहत भारत में से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर भारत पर ब्रिटिश ताज का नियंत्रण हो गया? ऑप्शन है आपके सामने 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 का माउंट चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसका सही जो जवाब है वो है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम होता है उस अधिनियम के तहत भारत के वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग रहते हैं। जैसे ही 1857 की क्रांति का समापन होता है उसके तुरंत 1 साल बाद में 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित हो जाता है। प्रश्न नंबर 8, भारत में प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष। भारत में प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष, ऑप्शन है आपके सामने लॉर्ड मेकाले, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स और विलियम बेंटिंग। और इसमें प्रथम विधि आयोग का जो अध्यक्ष है वो लॉर्ड मेकाले को कहा गया है। लॉर्ड मेकाले को ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। भारत में यदि अंग्रेजी शिक्षा की बात आती है तो लॉर्ड मेकाले का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो की शुरुआत मानी जाती है। विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो की शुरुआत मानी जाती है। मुख्य रूप से जब भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है तो इसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन 1861 का भारत शासन अधिनियम, 1784 का अधिनियम, 1773 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम। तो भारत में पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है 1861 के भारत शासन अधिनियम। 1861 के भारत शासन अधिनियम वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ और इस 1861 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो का प्रावधान किया गया। प्रश्न नंबर 10 है भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली या संसदीय निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली या संसदीय प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन ए है 1861 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1858 का अधिनियम, सी 1919 का अधिनियम 1909 का अधिनियम, डी 1919 का अधिनियम। तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत डी इसका सही होगा। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही घोषणा की जाती है। प्रश्न नंबर 10 है भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत। भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कब की जाती है? ए ऑप्शन है 1935 का भारत शासन अधिनियम, बी है 1919 का भारत शासन अधिनियम, सी है 1909 का अधिनियम और डी है
1947 का अधिनियम। तो भारत में अप्रत्यक्ष या मुख्य रूप से मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है 1919 के अधिनियम से। 1919 के अधिनियम के तहत ही मुसलमानों को पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया। अगले प्रश्न की बात की जाए, प्रश्न नंबर 12, कौन से अधिनियम को प्रस्तावना वाला अधिनियम भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसको प्रस्तावना वाला भी अधिनियम कहा जाता है? ए ऑप्शन है 1935 का अधिनियम, बी है 1919 का अधिनियम, सी है 1947 का अधिनियम और डी है 1909 का अधिनियम। तो प्रस्तावना वाला जो अधिनियम है वो 1919 के भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है। इस 1919 के भारत शासन अधिनियम को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस समय जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय गवर्नर जनरल थे। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में पहली बार प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की घोषणा की जाती है। भारत में पहली बार प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की घोषणा की जाती है। ए ऑप्शन है 1935 का अधिनियम, बी है 1919 का अधिनियम, सी है 1909 का अधिनियम और डी है 1947 का अधिनियम। तो प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत की जाती है। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम में की जाती है, जबकि केंद्र में जो प्रांतीय शासन है या उत्तरदायी शासन है इसकी स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम में की जाती है। प्रश्न नंबर 14 है, नरेश मंडल या नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। नरेश मंडल या नरेंद्र मंडल की स्थापना, नरेश मंडल या नरेंद्र मंडल की स्थापना ए ऑप्शन है 9 फरवरी 1921, बी है 13 जनवरी 1922, सी है 28 फरवरी 1920 और डी है 7 मार्च 1921। तो इस नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल की स्थापना की जाती है 9 फरवरी 1921 को। इसमें नरेश मंडल या नरेंद्र मंडल में कुल 121 सदस्य थे और इसका पहला जो चांसलर, अध्यक्ष या प्रधानमंत्री बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, किसने 1919 के अधिनियम को बेड़ियों का नया जाल बताया है? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने 1919 के अधिनियम को बेड़ियों का जाल बताया है? तो ए ऑप्शन है आपके बाल गंगाधर तिलक, बी है श्रीनिवासन, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है महात्मा गांधी। तो इसका जो सही जवाब है वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1919 के भारत शासन अधिनियम को बेड़ियों का नया जाल बताया है। प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से सबसे बड़ा भारत शासन अधिनियम है। अब तक के जितने भारत शासन अधिनियम हुए हैं उनमें से जो सबसे बड़ा भारत शासन अधिनियम है उसकी बात करते हैं। ए ऑप्शन है 1935 का अधिनियम, बी है 1919 का अधिनियम, सी है 1909 का अधिनियम और डी है 1947 का अधिनियम। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो कुल धाराएं हैं 451 और कुल जो अनुसूचियां हैं वो 15 अनुसूचियां हैं। तो सबसे बड़ा जो भारत शासन अधिनियम है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। प्रश्न नंबर 17, भारत में केंद्रीय बैंक एवं संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाती है? भारत में केंद्रीय बैंक जिसे रिजर्व बैंक बोलते हैं और संघीय न्यायालय, इन दोनों की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की जाती है? ए ऑप्शन है 1919 का भारत शासन अधिनियम, बी 1935 का अधिनियम, सी 1909 का अधिनियम और डी 1858 का अधिनियम। तो संघीय न्यायालय या आरबीआई की जो स्थापना की जाती है
वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की जाती है। इसमें जो संघीय न्यायालय है इसका मुख्यालय कलकत्ता को बनाया जाता है और इसका जो पहला अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय का जो पहला अध्यक्ष रहता है उसका नाम है मॉरिस ग्वायर। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पहला अध्यक्ष रहता है उसका नाम है ओसबर्न स्मिथ। प्रश्न नंबर 18, किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है? किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है? ऑप्शन है 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1861 का भारत शासन अधिनियम। तो केंद्र में द्वैध शासन की जो स्थापना की जाती है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की जाती है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है भारत में पूर्ण रूप से सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया जाता है। भारत में पूर्ण रूप से सांप्रदायिक पद्धति का विस्तार किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, ए 1919 के अधिनियम, बी 1935 के अधिनियम, सी 1947 का अधिनियम और डी 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो भारत में पूर्ण रूप से सांप्रदायिक निर्वाचन की जो शुरुआत की जाती है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की जाती है। प्रश्न नंबर 20 है, कौन से अधिनियम को दासता का घोषणा पत्र या दासता का आज्ञा पत्र या बिना ब्रेक की गाड़ी कहा जाता है? ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसे बिना ब्रेक की गाड़ी या दासता का आज्ञा पत्र या दासता का घोषणा पत्र कहा जाता है? ए ऑप्शन है आपके सामने 1935 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1909 का अधिनियम और डी 1947 का अधिनियम। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम को बिना ब्रेक की गाड़ी के समान बताया है और जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ उस समय तक 1935 का भारत शासन अधिनियम ही प्रभावी रहा। प्रश्न नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, भारत के कौन से अधिनियम के तहत स्वतंत्रता प्रदान की गई है? भारत एवं पाकिस्तान को किस अधिनियम के तहत स्वतंत्रता प्रदान की गई है? ए ऑप्शन है आपके 1935 का अधिनियम, बी 1947 का अधिनियम, सी 1919 का अधिनियम और डी 1909 का अधिनियम। तो इसका सही जवाब है 1947 का भारत शासन अधिनियम। इस 1947 के भारत शासन अधिनियम को भारत स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1947 के अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्यों का निर्माण किया गया। प्रश्न नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पर। 1947 के अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है उसको ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया? ए ऑप्शन है 4 जुलाई 1947, बी 19 जुलाई 1947, सी 9 मई 1947 और डी 15 अगस्त 1947। तो इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया, जबकि इसको लागू 18 जुलाई 1947 को इसको लागू किया गया। 18 जुलाई 1947 को लागू किया गया। आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है, किस अधिनियम के तहत भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्यों का निर्माण किया गया? ऑप्शन है आपके 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम। तो भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्यों का निर्माण 1947 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया।